चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा देखिए, जैसे कि आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर में हमें काफी कुछ डिस्कस करना है। बेसिकली बेटा यहाँ पर अगर मैं सीएस की बात करूँ तो ये तीनों चैप्टर का एक चैप्टर दिया हुआ है, डिमांड सप्लाई एंड मार्केट। ठीक है, तीनों ही चैप्टर को एक ही सिस्टम में डिस्क्राइब करके डिफाइन किया हुआ है। यानी कि सिंगल चैप्टर में ही तीनों टॉपिक दे रखे हैं, मतलब डिमांड का भी, सप्लाई का भी और मार्केट का भी। राइट, बट जो सीए वाले हैं उन्होंने बेसिकली क्या किया है, डिमांड का अलग किया हुआ है, दैट इज सप्लाई अलग की हुई है, और मार्केट वाला चैप्टर अलग किया हुआ है। ऑलमोस्ट चीजें ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर है बेटा, सेम है, दैट्स व्हाई बेटा हम साथ में ही क्लास ले रहे हैं इसकी। तो इसलिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे बेटा। लेट अस अज्यूम जैसे चैप्टर नंबर 2 है, थ्योरी ऑफ, इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा, दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। देन विल डिस्कस मार्केट। राइट, हालांकि मार्केट चैप्टर बेटा मैं सीएस में तो तुरंत स्टार्ट कराने की कोशिश करूंगा, बट जो सीए वाला सिलेबस है उसमें मार्केट चैप्टर बिल्कुल एंड में है, लास्ट में। ठीक है, बट कोशिश करेंगे इसको सम अप करने की, क्योंकि डिमांड और सप्लाई अगर आपने पढ़ लिया, राइट, उसके बाद मार्केट चैप्टर पढ़ना आसान रहता है थोड़ा। राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिटरमिनेंट प्राइस यानी इक्विलिब्रियम ऑल्सो, तो वो सारी चीजें उसमें यूज होती है। राइट, तो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो हम बुकेस फॉर्मेट में ना स्टार्ट करके इसको अपना इंडिविजुअल तरीके से पढ़ेंगे। राइट, जैसे हमने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा, फिर हम थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, देन थ्योरी ऑफ सॉरी मार्केट डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेटा सबसे पहले, हालांकि डिमांड चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है बचपन में, बचपन इन सेंस 11th क्लास में जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करी होगी बेटा, तो वहां पे आपको थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़ाया गया होगा काफी डिटेल में। तो यहाँ पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। डेथ ऑलमोस्ट बेटा सिमिलरली है, बट कुछ चीजें एडवांस लेवल पे है, तो वो चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, मैक्सिमम चीजें बेटा ऑलमोस्ट आपका वही माइक्रो इकोनॉमिक्स का वही मैक्सिमम वही है, पर थोड़ी मोड़ी चीजें, थोड़ा लैंग्वेजेस का डिफरेंस, ये सब चीजें हैं यहाँ पे बस, और कुछ खास चेंज नहीं है। तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो देखिए, तो बिफोर डिस्कसिंग द चैप्टर, यहाँ पर देखो चैप्टर का नाम ही क्या था, थ्योरी ऑफ डिमांड। राइट, तो सबसे पहला तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, कि डिमांड होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड। राइट, डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये ना कुछ चीजों से डिस्कस करते हैं। राइट, देखिए अब जरा बिल्कुल ध्यान सुनिए प्लीज, लिखिएगा कोई नहीं बेटा, टाइम मिलेगा आपको लिखने का, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कोट करूंगा बेटा, उन एग्जांपल्स का आपको आंसर देना है। राइट, फिर उसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। जनरली मैं एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर कोट करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, सर देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स। राइट, मिस्टर एक्स इज अ पर्सन। अब ये पर्सन बेसिकली बेटा wants to buy a iPhone 12। ये 12 लिखा बच्चे, ठीक है, यानी कि ये जो मिस्टर एक्स है, ये एक आईफोन 12 परचेज करना चाहता है, दैट इज डिजायर ऑफ दैट पर्सन। तो क्या सर, देखिए जनरली बेटा अगर मैं कॉमन पार्लेंस की बात करूँ, लेमैन पर्सन की बात करूँ, तो लेमैन की लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो वो जनरली क्या बोलता है, यार दैट इज माय डिमांड, मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं डिजायर कर रहा हूँ, दैट इज माय डिमांड। लेट अस अज्यूम ये जो मिस्टर एक्स है, इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं बच्चे। एक तो हो सकता है इन जनरल पार्लियंस, यानी कि जनरल सेंस में, जनरली लेमैन लैंग्वेज में, यू कैन से इसको आप लेमैन लैंग्वेज भी बोल सकते हो, आम आदमी की भाषा में, लेमैन लैंग्वेज। ठीक है, या फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के सेंस में। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज की बात करूं, कॉमन मैन, बिल्कुल एक कॉमन तरीके से पूछूं, तो लेमैन की नजर में डिजायर का मतलब ही बच्चे डिमांड होता है। तो वो डिजायर को ही क्या समझ रहा होता है, डिमांड। इन जनरल भी हम भी क्या ही बोलते हैं बेटा, क्या इतने इतने सारे लोग इस पर्टिकुलर गुड्स को परचेस करना चाहते हैं, दैट इज डिमांड। बट एक्चुअल में इकोनॉमिक्स कहता है नो, दैट इज नॉट डिमांड। इकोनॉमिक्स कभी भी बेटा डिजायर को डिमांड कंसिडर नहीं करता। राइट, तो उसके कुछ अपने टर्मिनोलॉजी है, वो अपनी सिचुएशन में डिमांड को डिस्क्राइब करता है। तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग डिजायर डिजायर इज नॉट अ डिमांड।
ठीक है, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में डिजायर्ड कभी भी, जो हमारी इच्छाएं होती है, जो हमारी वॉन्ट्स होती हैं, वो कभी भी बेटा डिमांड नहीं हो सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, उसके अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, इसकी क्या सिचुएशन है, क्या टर्मिनोलॉजी है। तो डिजायर्ड कभी भी बेटा हमारी डिमांड नहीं हो सकती एज पर द इकोनॉमिक्स, राइट। वो भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन में। सर मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, लिखने का टाइम मिलेगा, प्लीज पहले सुनते रहिएगा आराम से। एक और एग्जांपल यहाँ पर कोट करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सर एक पर्सन है, मिस्टर एक्स, अगेन ही विश, यानी कि wants टू बाय अ कार। अभी भाई साहब कार परचेस करना चाहते हैं, लेट अस अज्यूम ये कार है हमारी BMW, और हम मान लेते हैं इसकी जो प्राइस है, अज्यूम कर लेते हैं बेटा, दैट इज ऑफ अराउंड 50 लाख। ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा प्लीज। अब ये भाई साहब इसको खरीदना चाहते हैं, दैट मीन सर चाहते हैं, वॉन्ट्स है, डिजायर है कि नहीं है, बिल्कुल सर। तो सर डिजायर तो है ही, प्लस सर यहाँ पर एक और चीज है कि मिस्टर एक्स के पास ना मनी भी है, फंड्स बोल लो या मनी बोल लो, एंड दैट मनी इज 40 लाख। ठीक है, तो क्या सर दिस इज द डिमांड, क्या ये डिमांड है? तो यहाँ पर भी दो सिचुएशन में हम समझेंगे, बेसिकली देखो दो चीजें, एक तो डिजायर्ड है इस पर्सन के यहाँ पर, और दूसरा इसके पास परचेजिंग पावर भी है, यानी कि इसके पास क्या है बच्चे, परचेजिंग पावर भी है। बट क्वेश्चन आता है सर, क्या ये परचेजिंग पावर और डिजायर दोनों मिलके डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं? अगेन अभी अपने डिजायर का तो पढ़ ही लिया कि डिजायर इंडिविजुअली कभी भी डिमांड कंसिडर नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है सर, परचेजिंग पावर तो है, मिस्टर एक्स के पास पैसे तो हैं, बट क्या ये पैसे सफिशिएंट है क्या? क्या इसके पास उतना पैसा है कि ये कार परचेज कर सकता है? हाँ जी बेटा, क्या इसके पास उतना पैसा है कि ये कार परचेज कर सकता है? नो सर, इसके पास उतना पैसा नहीं है, यानी कि सर इकोनॉमिक्स में परचेजिंग पावर होना सफिशिएंट नहीं है। आपके पास क्या होनी चाहिए बेटा, सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए, सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए। अगर आपके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं है, दैट मीन्स डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर गुड्स को खरीद नहीं सकते हैं, तो अगेन दिस इज नॉट अ डिमांड। तो अभी ये भी बेटा क्या नहीं है, नॉट अ डिमांड, ये भी डिमांड कंसिडर नहीं होगी, राइट। ओके, अब आता है एग्जाम्पल नंबर 3। अभी तक हमें दो चीज क्लियर हो गई, एक तो सर सफिशिएंट परचेजिंग पावर और डिजायर दोनों बेसिकली होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरा देखना, एग्जाम्पल नंबर 3। सर डिजायर इंडिविजुअली कभी भी डिमांड नहीं बन सकता, डिजायर के साथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर कभी भी डिमांड नहीं बन सकते। सर एग्जाम्पल नंबर 3 का अगर मैं नाम लूं, तो इसमें अगेन हमारा वही मिस्टर एक्स है, वही हमारा मिस्टर एक्स है बच्चे, और ये परचेज करना चाहता है, वॉन्ट्स टू बाय अ कार, एक कार परचेज करना चाहता है, राइट। और इस कार की वैल्यू BMW है, और इसकी वैल्यू 50 लाख रुपए, राइट। और सर मिस्टर एक्स के पास 1 करोड़ रुपीज है, इसके बाद जो फंड्स है वो कितने बेटा, 1 करोड़ रुपीज, एंड ही विलिंग टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ कार। अब जरा ध्यान से सुनिए बच्चे प्लीज। सर सबसे पहले हमारे पास किसी गुड्स को खरीदने की डिजायर थी, यस सर डिजायर थी। सर क्या हमारे पास परचेजिंग पावर है? यस। कौन सी परचेजिंग पावर? सफिशिएंट परचेजिंग पावर, यानी कि हम इस गुड्स को परचेज करते हैं, कर सकते हैं, इतनी हमारे पास पावर है। तीसरा, मैं उस गुड्स को खरीदने के लिए पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो गई, विलिंगनेस टू पे या टू स्पेंड वट एवर। तो कहते हैं सर जैसी ये तीन सिचुएशन हो जाएंगी, अर्थात अर्थात डिजायर्ड,
प्लस सफिशिएंट परचेजिंग पावर, sufficient purchasing power plus willingness to spend. willingness होगा बेटे, willingness to spend, to spend. तो सर ये सारी चीजें मिलकर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों चीजें मिलकर बच्चे हमारी किसको क्रिएट करती हैं? डिमांड को। किसको क्रिएट करती हैं? डिमांड को। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिमांड का मीनिंग आपको बताऊं, तो डिमांड का मतलब क्या होता है बच्चा? डिजायर्ड होनी चाहिए, प्लस सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए, प्लस आपकी विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मैच करके, दैट मींस दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, वो डिमांड है बेटा। यानी कि अल्टीमेटली कहने का मतलब है सिर्फ सोच लेना डिमांड नहीं है, राइट? अगर आप किसी गुड्स को परचेज कर लेते हैं, दैट इज डिमांड। तो इससे बेटा एक और कंक्लूजन निकल कर आता है, सर परचेज कर लेते हैं, यानी कि अगर मैंने कोई गुड्स परचेज कर लिया, वो मेरी क्या बन जाएगी बेटा? डिमांड बन जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ डिमांड इज टोटल एक्सपेंडिचर, यू कैन से एक्सपेंडिचर? सर हमारी डिमांड जो है वो हमारे खर्चा है, राइट? अगर मैं मान लो किसी पर्टिकुलर गुड्स को खरीद लेता हूँ, यानी कि मैं खर्च कर देता हूँ, तो उसमें तो मेरी डिजायर भी रही होगी, उसमें मेरी परचेजिंग सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी रही होगी, एंड डेफिनेटली बेटा उसको मैंने विलिंगनेस टू स्पेंड तभी तो खरीद पाया हो ना। तो इसलिए बेटा डिमांड इज नथिंग, डिमांड इज जस्ट एन एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर, राइट? तो ये बेटा बेसिक बेसिक एग्जांपल्स हमने डिस्कस करा। तो इस सारे एग्जांपल्स आपको नोट करने हैं। फर्स्टली इस एग्जांपल को नोट कीजिए फटाफट से, राइट? और मुझे बता दीजिए क्या समझ आया आपके? हाँ जी, क्लियर? तो बेटा जो कि हमने भी एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करा, तो उससे ना डेफिनेशन हमारी निकल कर आती है डिमांड की। तो कहते हैं दस, उसी एग्जाम्पल के नीचे लिखिएगा इसको, डिमांड, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द desire to buy a commodity, desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power, sufficient purchasing power and the willingness to spend। तो बेटा इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग डिमांड का मतलब सिर्फ सोच लेना नहीं है बेटा कि हम किसी चीज को खरीद रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में जनरली डिमांड का बेसिक मीनिंग क्या होता है बच्चे? कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड हम तब कंसिडर करेंगे जहां उसको खरीदना चाहते हैं, आपकी डिजायर है, प्लस आपके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर है बच्चे, ठीक है जी? आपके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर है और आप उस गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हैं, यानी कि मनी स्पेंड करना चाहते हैं, विलिंगनेस टू स्पेंड। तो सर अगर ये सारी चीजें हमारी मिल गई, राइट, तो उस चीज को हम क्या कंसिडर कर लेंगे बच्चे? डिमांड। इट विल बी कंसिडर एज डिमांड। तो डिजायर, सफिशिएंट परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू स्पेंड, राइट? इन तीनों का होना कंपल्सरी है बेटा, कंपल्सरी है। अगर इन तीनों में से कोई एक पॉइंट भी मिसिंग है, देन डेफिनेटली इट वुड नॉट बी द डिमांड। तो आई होप सो बेटा आपको समझ आएगा होगा डिमांड का मतलब। देखिए, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, उस कमोडिटी को खरीदने की डिजायर, इच्छा, एंड बैक विद द सफिशिएंट परचेजिंग पावर, राइट? और उसके उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए बच्चे? सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्च करने की बेटा आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए, राइट? तो जैसी तीनों चीजें मिल जाएंगी तो ये इट विल बिकम अ डिमांड, राइट? तो डिमांड बेटा सिर्फ सोच लेना नहीं है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स डिमांड इज एक्सपेंडिचर, ठीक है भैया? एक्सपेंडिचर है हमारे डिमांड का मतलब अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ सोच लेने, डिजायर को ही डिमांड कंसिडर नहीं करता, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी एक लेमन पर्सन बोल सकता है कि यार मैं इस चीज को खरीदना चाहता हूँ, तो दैट इज द डिमांड, माई डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, बट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स दैट इज नॉट अ
डिमांड फॉर अ कमोडिटी, राइट। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तभी उसको डिमांड मानेंगे बेटा जब तीनों चीज उसमें इन्वॉल्व हो, डिजायर, सफिशिएंट परचेजिंग पावर, राइट। इसको यहाँ पर पावर मिसिंग हो गया बेटा, पावर भी लिख लेना, ठीक है। एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, ये तीनों चीजों को होना हमारी डिमांड को कंप्लीट करता है। आई होप सो समझ आ गया होगा बेटा, इसको नोट कर लीजिए बेटा प्लीज। अभी जो आपने पढ़ा वो डिमांड का कॉन्सेप्ट था, राइट। बेसिकली डिमांड क्या होगी, खर्चा। अब कहते हैं सर डिमांड की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड, तो बिल्कुल ध्यान सुनेंगे प्लीज। आप हेडिंग डालिए, मैं दो टर्म्स आपको समझाऊंगा, एक तो डिमांड, अभी आपने डिमांड का डेफिनेशन पढ़ा, और एक पढ़ेंगे हम बेटा क्वांटिटी डिमांड। ना इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे बेटा, फिर हम आगे चलते हैं और डिटरमिनेंट वगैरह डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल कंसंट्रेशन से, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है, डिमांड। क्या लिखा हुआ बच्चे, डिमांड। तो सर डिमांड क्या होती है अभी आपने डिस्कस किया, बट यहाँ पर ना थोड़ा सा उसका एलोब्रेशन करते हैं। क्या समझते हैं बेटा उसकी थोड़ी सी एलोब्रेशन, कि सर अगर मैं बोलूँ कि इकोनॉमी में कितनी डिमांड चल रही है तो उसका बेसिक मीनिंग क्या होगा। तो कहते हैं डिमांड रेफर्स टू different possible different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible price of the commodity। पहले इसको लिख लीजिए बेटा, फिर इकट्ठे ही इनको एग्जाम्पल के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। क्वांटिटी डिमांड क्या होती है सर, कहते हैं रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड against a specific price of commodity। देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कंसंट्रेशन से। सर दो सिचुएशन है, एक तो डिमांड और एक क्वांटिटी डिमांड। इसको समझेंगे बहुत आसान है बेटा, बहुत सिंपल है। हालांकि मीनिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिमांड होते क्या है, राइट। तो ये बात याद रखना, डिमांड हमेशा मीनिंग वही है बेटा उसका कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आता है डिमांड को हम और एलोबरेट कर रहे हैं, राइट। मीनिंग आपने पढ़ा कि सर अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर्स आर द डिमांड, राइट। अब हम डिमांड को और एलोबरेट करके पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी में डिमांड का और एलोबरेशन क्या है, राइट। तो मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, तो उस एग्जांपल को ध्यान से समझेंगे। तो देखिए इधर देखो प्लीज बेटा, अभी इसको नोट डाउन मत करिए, जितना हो गया नोट ठीक है, अब आगे देखिए और एग्जाम्पल को समझ लेना पहले, फिर मैं आपको नोटिंग का प्रॉपर टाइम दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। देखो, देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, राइट। अब ये किसी कमोडिटी को परचेज करना चाहते हैं, लेट अस अज्यूम वांट्स टू परचेज गुड एक्स, और इनके पास वो सारी चीजें हैं बेटा, परचेजिंग पावर भी है, अज्यूम करके चल रहे परचेजिंग पावर भी है, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड भी है। सर ये मार्केट गए और लेट अस अज्यूम इन्होंने बोला क्वांटिटीज एंड प्राइस, ठीक है। ध्यान सुनेंगे प्लीज। सर इन्होंने कहा कि सर मुझे ना क्वांटिटी चाहिए 50, तो कितना प्राइस होगा। तो सामने वाले जो शॉपकीपर था उसने कहा सर दैट इज इफ यू वांट 50 क्वांटिटीज, या एक काम करें 50 नहीं लेते, पहले कम ले लेते हैं, ठीक है, 10 क्वांटिटीज ले लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम इन्होंने कहा मुझे 10 क्वांटिटीज चाहिए, तो दुकान वाले ने कहा सर 50 रुपए पर क्वांटिटी आपको पड़ेगा, राइट। तो ठीक है जी। अब जैसे ही इन्होंने बोला कि अगर मुझे 20 क्वांटिटीज परचेज करूं, तो इन्होंने कहा सर आपकी प्राइस हो जाएगी 40।
राइट। इन्होंने कहा अगर मैं 30 परचेज करूं तो देन इट विल बी परचेज ऑन 30। इन्होंने कहा अगर मैं 20 परचेज करूं तो सॉरी 40 परचेज करूं तो दैट इज अ 40। इन्होंने कहा अगर मैं 40 परचेज करूं तो इन्होंने कहा सर पर क्वांटिटी जो प्राइस होगी वो आपकी 20 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली बेटा यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट आपको लग रही है कि सर हमारा जो कंज्यूमर है, हमारा जो कंज्यूमर है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को, ध्यान सुना प्लीज, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में खरीदने के लिए तैयार है। इधर देखिए प्लीज। सर ये क्या है, अलग अलग क्वांटिटीज, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज। और ये क्या बच्चे हमारे, डिफरेंट प्राइजेस। तो कहते हैं सर जब कोई कंज्यूमर अलग अलग क्वांटिटीज को, ध्यान सुना प्लीज, अलग अलग क्वांटिटीज को अलग अलग प्राइसेस पे परचेज करने के लिए, राइट, रेडी रहे। ध्यान सुनना, जब अलग अलग क्वांटिटीज को हमारा कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पे खरीदने के लिए बेटा रेडी हो, तो उसी कॉन्सेप्ट्स को हम जनरली एक तरह से डिमांड मानते हैं। खरीदने के लिए रेडी है, ऑब्वियस ही बात है। तो कहते हैं सर अलग अलग क्वांटिटीज जब अलग अलग प्राइसेस पे परचेस करी जाती है, अलग अलग क्वांटिटीज जब अलग अलग प्राइसेस पे परचेस करी जाती है, उसको हम डिमांड मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चे, डिमांड की, ये हमारी डिमांड है, वी आर रेडी टू परचेस। हमने खरीदा नहीं बच्चे, वी आर रेडी टू परचेस। सर हमारी डिजायर भी है, हम डिजायर भी कर रहे हैं बेटे, हम उसमें दैट इज हमारी परचेजिंग पावर भी है एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्च करने की इच्छा भी है। सर अगर अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास हैं, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज को मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो उसको बच्चे में क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। क्या मानेंगे बच्चे, डिमांड। अब जरा ध्यान सुना प्लीज, ये देखो डेफिनेशन देखो जरा इसकी। कहते हैं डिमांड क्या, रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, जो भी पॉसिबल हो सके बेटा, ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज रेडी, क्या बच्चे रेडी है, खरीदने को तैयार है, सोच नहीं रहा है, रेडी है जी मैं खरीद लूंगा, ठीक है, एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, इट इज कॉल्ड दैट इज डिमांड। जैसे देखो आप मार्केट जाते हो बेटा, कभी आप क्या जाते हैं, मार्केट, तो क्या वहां पर जनरली आप जाके, जनरली देखो जो हम जैसे लोग हैं जो जिनको बहुत जल्दबाजी होती है वो तो परचेस करते हैं, खत्म करते हैं कहानी। बट जब कोई एक सीरियस बायर जाता है, कंज्यूमर जाता है, वो क्या करता है, बहुत सारी वैरायटी दिखाता है। हाँ जी भैया, पर्टिकुलर गुड्स कितने का दिए, तो सामने वाला बोलता है सर इतने प्राइस का, अच्छा ठीक है, मैं अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा लूंगा तो कितने का देगा, राइट, चल और ज्यादा लूंगा तो कितने का देगा। तो अल्टीमेटली वहां पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज जो मैं लेने के लिए तैयार हूँ वो कोट करता रहता हूँ, और उस सामने वाला मुझे अलग अलग प्राइसेस बता रहा होता है, तो दैट इज माई डिमांड। और जैसे ही मैं खरीद लूंगा दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ, वो डिमांड बन जाएगा बेटा, राइट। क्योंकि देखो तीनों चीज मेरे पास है, मेरे पास डिजायर भी है, मेरे पास विलिंगनेस टू परचेज, सॉरी सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी है, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड है, तीनों चीजें हैं, डिमांड तो बन गया सर। बट जैसे ही खरीद लूंगा वो कंप्लीट डिमांड क्रिएट हो जाएगा। बट मैं क्या कह रहा हूँ सर, किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए मैं क्वांटिटीज अलग अलग लूं, तो सामने वाला क्या क्या प्राइस लगा सकता है। तो जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे खरीद करने के लिए तैयार है, खरीदने के लिए तैयार है बेटा, तो उसको हम बेसिकली डिमांड कंसिडर करते हैं। ठीक है, समझ आया बेटा, बोलो प्लीज, अभी लिखना मत, टाइम मिलेगा, डोंट राइट। पहले मुझे बताइए कि इतना समझ आया, फटाफट से बोले प्लीज प्लीज प्लीज। डिमांड का बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ। अब क्वांटिटीज डिमांड क्या होती है वो समझ लेते हैं, तो प्लीज यहाँ पर 2 मिनट एग्जांपल सुनना, अगर डाउट होंगे तो आपके डाउट वगैरह ले लेंगे बेटा, इधर देखिए। अब सर हुआ क्या, ध्यान सुना प्लीज। एक मिस्टर एक्स एक शॉप में गया, और वट एवर द शॉप, राइट, लेट अस अज्यूम ये सेल करते हैं गुड एक्स, ये गुड एक्स को सेल कर रहे होते हैं, राइट। तो सर ये जो मिस्टर एक्स था ये कहाँ गया, इस शॉप के पास, एंड डेफिनेटली गुड्स परचेज करेगा। तो ये गया, वांट्स टू बाय गुड एक्स। अब जब ये यहाँ पर आए तो इन्होंने पूछा कि सर गुड एक्स, राइट, कैसे दिए, व्हाट इज द प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो शॉपकीपर ने बोला कि सर गुड एक्स का 1 यूनिट आपको 10 रुपीज में पड़ेगा। इन्होंने कहा ठीक है यार, एक काम करो, अगर मान लो आई विल परचेज, इन्होंने कहा, अरे यार एक सेकेंड ना, कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। देखो, आई विल परचेज या आई विल बाई 100 यूनिट्स, मैं आपसे 100 यूनिट परचेस करूंगा, बताओ मेरे लिए प्राइस क्या लगाओगे।
ठीक है, क्योंकि एक यूनिट का तो भाई 10 रुपए ले रहे हो, बट मैं तो इतना सारा परचेज कर रहा हूँ आपसे, राइट? होल में परचेज कर रहा हूँ, बल्क में, यानी कि कहीं ना कहीं मैं आपसे क्या बल्क में बाइंग कर रहा हूँ। यानी कि मैं आपसे एक या दो क्वांटिटी नहीं ले रहा बच्चे, मैं आपके बल्क में क्वांटिटीज परचेज कर रहा हूँ। अब बताओ मुझे कितना प्राइस दोगे? इसने कहा सर देखिए, वैसे तो अगर आप 100 यूनिट परचेज करते हैं, 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए होते हैं, राइट? आप मुझे 1000 ना देके 900 दे दीजिए। यानी कि बेटा यहाँ पर वो टोटल अमाउंट 100 यूनिट्स का कितना ले रहा है? 900 रुपीज। तो अल्टीमेटली क्या पर प्रोडक्ट 9 रुपए ले रहा है? 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। यानी कि आपको नहीं लगता ये प्राइस क्या हर कंज्यूमर के लिए होगा या सिर्फ इसी के लिए है? हाँ जी बेटा, क्या ये प्राइस हर कंज्यूमर के लिए सेम होगा या इसी के लिए? बेटा सिर्फ सिर्फ इसी के लिए है, तो इसका मतलब इसके लिए स्पेशल प्राइस हो गया, जिसको हम स्पेसिफिक प्राइस बोलते हैं। क्योंकि बेटा दूसरा कंज्यूमर आएगा, उसने मान लो 1000 क्वांटिटी ले रहा है, तो उसके लिए और कम करना पड़ेगा। या जो 50 क्वांटिटी ले रहा है उसके लिए 50 में से कम करो, तो मेरी मर्जी रहेगी। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को क्या करते हैं बेटा, अलग अलग चार्ज कर सकते हैं। अब सर यहाँ पर हो क्या रहा है? मैंने, यानी कि मिस्टर एक्स ने बेटा क्वांटिटी बाई करी है, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक क्वांटिटी। जरूरी थोड़ी है हर कंज्यूमर इतनी ही क्वांटिटी बाई करेगा बच्चे। इसने क्या करी बेटा, स्पेसिफिक क्वांटिटीज, और खरीद किस पे रहा है? स्पेसिफिक प्राइस पे। तो कहते हैं जब स्पेसिफिक क्वांटिटीज को परचेज किया जाता है बच्चे, क्या किया जाता है बेटा? परचेज किया जाता है एट ए स्पेसिफिक प्राइस, तो इस पॉइंट को हम बेटा क्वांटिटी डिमांड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्वांटिटी डिमांड। यानी कि सर दो बातें यहाँ पर हमारी क्लियर हो गई। एक तो सर जब वी आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू परचेज मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटीज, हमें फ्लोट करेगी उनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे, दैट इज द डिमांड। और जब हम सब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज कर लेंगे एट ए स्पेशल पर्टिकुलर प्राइस पे, तो उसको हम क्या मानेंगे बच्चे? क्वांटिटी डिमांड। मुझे एक बात बताइए, ये पूरा डिमांड है, बट अगर मैं बोलूं कि मैंने 30 क्वांटिटी परचेज कर ली 30 रुपए पे, तो क्या डोंट यू थिंक ये भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक क्वांटिटी बन जाएंगी? बोलो बच्चे, नहीं बोलोगे ना तुम? ये भी तो क्वांटिटी डिमांड बन जाएगी, समझे? तो यानी कि सर सीधी सी बात है, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करने के एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, तो उसको हम बेसिकली क्या कंसिडर करेंगे बच्चे? हाँ जी बोलो प्लीज। डिमांड, राइट? बट जब हम स्पेसिफिक क्वांटिटीज को स्पेसिफिक प्राइस पे परचेज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्वांटिटी डिमांड। तो एक काम कीजिए, अब नोट करना स्टार्ट कीजिए, अगर समझ आ गया है तो नोट इट डाउन प्लीज। पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर दिस एग्जाम्पल, राइट? एंड इसके बाद बेटा आपको ये वाला एग्जाम्पल नोट करना है। ठीक है जी? चलिए फटाफट से पहले स्टार्टिंग में से यहां से नोट कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा हम पढ़ चुके हैं, डिमांड, राइट, और क्वांटिटी डिमांड का। अभी हमने सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस करी हैं। अब बेटा मैं यहाँ पर ना आपको वो चीज नहीं पढ़ाऊंगा, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट? जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता था बेटा? सर सब जब एक व्यक्ति डिमांड करेगा मार्केट में, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड, राइट? और सर जब मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है? सर एक से ज्यादा बायर अगर मार्केट में गुड्स परचेज कर रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट डिमांड। तो इसको समझने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछा भी जाता है ऑफ कोर्स। और कहा जाता है डिमांड की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो यही होता है बेटा, डिटर्मिनेंट्स। अगर आपने एक बार डिटर्मिनेंट समझ लिए तो समझ जाना आपका 90% चैप्टर खत्म हो चुका है, राइट? उसके बाद बेटा डिटर्मिनेंट्स का यूज होता है प्रैक्टिकली मोमेंट्स में और शिफ्ट वाले सिचुएशन में, तो वो आपको आना चाहिए, राइट? तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर जो हेडिंग रहेगा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ, हेडिंग डालो फटाफट से प्लीज, हेडिंग डालिएगा प्लीज, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड ना। सर ये होता क्या है, तो इसको ना एक और पॉइंट हम जानते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड फॉर गुड्स। देखो मैं इसका ना एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। हमने भले चीजें पढ़ी हुई है बेटा, देन डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्लैरिटी करना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो जरा ध्यान से सुनेंगे इसका कॉन्सेप्ट बेटा। देखो, अब एक पर्सन है हमारा मिस्टर एक्स, यार इस बहुत हो गया मिस्टर एक्स, किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मिस्टर
किसका लूं? कंज्यूमर, समथिंग डिफरेंट। ये हमारे मिस्टर कंज्यूमर है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बता दूं, जब मैं आपको डिमांड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, फील लाइक कंज्यूमर, आप कंज्यूमर है, ठीक है। और जब मैं आपको सप्लाई चैप्टर पढ़ाऊंगा, देन आपको ना प्रोड्यूसर बनना है। क्या बनना है जी? प्रोड्यूसर, ठीक है। सर बनना है मतलब आपको सोचना है कि जब मैं डिमांड पढ़ाऊँ तो यू आर कंज्यूमर, आप क्या बच्चे कंज्यूमर हो, और कंज्यूमर गुड्स को परचेज करेगा हमेशा फॉर कंजम्पशन पर्पस, राइट। और जो प्रोड्यूसर है, जब मैं सप्लाई चैप्टर पढ़ाऊंगा, देन आपको प्रोड्यूसर की तरह फील करना है, यानी कि यू आर द प्रोड्यूसर दैट टाइम। और आपको फील करना है कि यू वांट टू अर्न प्रॉफिट्स एट हायर प्राइसेस, राइट। तो ये आपकी जो परसेप्शंस हैं दोनों चैप्टर्स को लेके, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी इफ यू फील लाइक कंज्यूमर एंड इफ यू फील लाइक प्रोड्यूसर इन केस ऑफ सप्लाई, राइट। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? डिमांड चैप्टर। तो आपको क्या फील करना है कि आप कौन हो? कौन हो बच्चे आप? बोलो फटाफट से प्लीज। कंज्यूमर हो। तो कंज्यूमर एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा। सर ये जो मिस्टर कंज्यूमर है, ये एक पर्टिकुलर गुड्स परचेस करना चाहता है। गुड्स बोलूं या इसको हम कमोडिटी बोल लेते हैं। ये एक कमोडिटी परचेस करना चाहता है, लेट अस अज्यूम कमोडिटी एक्स। क्या परचेस करना चाहता है बेटे? कमोडिटी एक्स। अब यानी कि सर ये इसको परचेज करना चाहता है, वॉन्ट्स टू परचेज। तो डोंट यू थिंक बच्चे दिस इज द डिसीजन, डिसीजन ऑफ परचेजिंग गुड्स? यार पार्टिसिपेट करो प्लीज। परचेजिंग गुड्स, यानी कि अगर मैं किसी गुड्स को परचेज करना चाहता हूं, ये मेरा डिसीजन है। क्या है बच्चे मेरा? ये डिसीजन है। बोलो। तो क्या ये डिसीजन मेरा चेंज भी हो सकता है? हाँ जी बेटा। अगर मैं किसी गुड्स को परचेज करना चाहता हूँ, तो क्या ये मेरा जो डिसीजन है, क्या वो चेंज हो सकता है? यस और नो? हाँ जी बोलो प्लीज, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो। यस सर, बिल्कुल चेंज हो सकता है। सर कैसे चेंज होगा? तो सर यहाँ पे ना कुछ फैक्टर्स होते हैं या कुछ डिटर्मिनेंट होते हैं। ये डिटर्मिनेंट बच्चे हमारे कंज्यूमर के डिसीजन को माइट भी क्या कर सकते हैं बच्चे? चेंज कर सकते हैं इस कमोडिटी को परचेज करने के लिए। तो डोंट यू थिंक, यानी कि जो फैक्टर हैं ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टू चेंज द डिसीजन ऑफ परचेजिंग दैट गुड्स, आइदर टू परचेज आइदर नॉट टू परचेज। सर समझ में नहीं आ रहा? वही बताता हूँ। जैसे मान लो आप में से कोई एक बच्चा मोबाइल परचेज करना चाहता है। अब वो चाहता तो है, ये उसका डिसीजन है। अब वो डिसीजन को एग्जीक्यूट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या उसकी इनकम पे डिपेंड करेगा भैया। सर मेरे पास सफिशिएंट इनकम है तो मैं खरीद लूंगा, क्या दिक्कत है? यानी कि सर इनकम, क्या इनकम का होना या ना होना मेरे डिसीजन को परिवर्तन कर देगा, चेंज कर देगा? बिल्कुल सर। सर एक बात बताइए, मेरे को मोबाइल परचेज करना था, लेट अस अज्यूम रेडमी का। ध्यान सुना प्लीज, मैंने जो सोच रखा था मुझे कौन सा मोबाइल परचेज करना है, रेडमी का। और आपके पास सडनली इनकम आपके पास पड़ी है, लेट अस अज्यूम 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज आपके पास पड़ी है, एंड यू वांट्स टू परचेज रेडमी मोबाइल, लेट अस अज्यूम 25,000 का है। अब वहां पे हुआ क्या? रेडमी का मोबाइल 25,000 का, और मान लो सिमिलरली, ज्यादा नहीं, आपको 25-30 हजार रुपये लगा के और अच्छा मोबाइल मिल रहा है, राइट। यानी कि मार्केट में एक और मोबाइल अवेलेबल हो गया, लेट अस अज्यूम ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे बेटा, प्राइस मिल गया आपको, ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, और वो गुड्स थोड़ा बेटर लग रहा है हमें रेडमी से। लोग उसकी मार्केट में तारीफ कर रहे हैं, उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, राइट। तो द पॉइंट बीइंग, डोंट यू थिंक आपका डिसीजन रेडमी को परचेस करने का चेंज हो जाएगा? दैट इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वट। तो कहने का मतलब क्या है सर, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हो? अब ये जो फैक्टर है ना, ये दो लेवल पे होते हैं। एक तो इंडिविजुअल लेवल पे, मेरे पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे, या फिर मार्केट लेवल पे, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे बच्चे, या फिर मार्केट लेवल पे, यानी कि सर इंडिविजुअल पर्सन के जो डिसीजन को चेंज कर सके, दैट इज इंडिविजुअल फैक्टर्स। और जो मार्केट में डिमांड को चेंज कर सके बेटा, दैट इज, हाँ जी बोलो, डिमांड के जो मार्केट फैक्टर्स होते हैं वो। तो कहते हैं सर यहाँ पर ना ये फैक्टर जो है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक वो फैक्टर जो इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को चेंज कर सकते हैं,
और एक वो जो मार्केट में कंज्यूमर बैठे हुए हैं बहुत सारे, उनकी डिमांड को, यानी कि जब कलेक्टिवली डिमांड चेंज होती है बेटा, दैट इज मार्केट। और जब इंडिविजुअली डिमांड चेंज हो, दैट इज इंडिविजुअल। अब क्वेश्चन आता है सर वो कौन कौन से फैक्टर हैं, जरा एक बार नाम बता दीजिए फटाफट से प्लीज। देखो फैक्टर तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को परिवर्तन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसको परचेस करना या ना करना ये चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है बेटा वो है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी का खुद का प्राइस। दूसरा है बच्चे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा है बच्चे हमारे पास इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये आपके बुक में लिखा हुआ है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बात एक ही है बच्चे, कंज्यूमर। एंड द फोर्थ वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एंड द फिफ्थ वन इज एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। ये होते हैं जो डिमांड फैक्टर बेटा जो इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को फर्क डालते हैं। बट कुछ ऐसे फैक्टर हैं बेटा जो एंटायर मार्केट में, तो हम सीधा 6 लिखेंगे, ठीक है ना, टोटल तो हम पढ़ना ही है। तो जैसे कि पॉपुलेशन साइज, ये इसको हम नाम देते हैं नंबर ऑफ बायर्स। तो नंबर ऑफ बायर से कैसे इफेक्ट होगा बेटा मार्केट में। एंड द सेवंथ इज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड माय फेवरेट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जहां जहां चीजें कठिन होंगी बेटा वो फेवरेट बन जाती है, ठीक है। जो जरा सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं इट विल बिकम वेरी फेवरेट। तो देखिए ये हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स हैं, यानी कि सर ये कुछ एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं बेटे, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फैक्टर्स के जो कि अल्टीमेटली हमारे डिमांड को क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चे, हमारे डिमांड को इफेक्ट डालते हैं। यानी कि सर इनकी वजह से माइट भी मेरे परचेस करने का डिसीजन बदल सकता है, या तो मैं खरीद सकता हूँ या तो मैं नहीं खरीद सकता। अब देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे। मैं आपको कोई थ्योरी लिखवाने वाला नहीं हूँ बेटा डिटरमिनेंट, ठीक है। थ्योरी आपको सेल्फ लिखनी है, मैं सिर्फ आपको चार्ट फॉर्म में इसको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, ना कि इसकी थ्योरी आप रटो। थ्योरी तो बेटा बुक से भी रीड कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। इसका कॉन्सेप्ट समझाना पूरे चार्ट फॉर्म में बेटा, पूरे चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं, एंटायर चार्ट फॉर्म रहेगा। और आप उस चार्ट को घर पे सेल्फ लिखेंगे, सेल्फ नोट्स बना के, ठीक है भाई। या तो आप बुक से रीड कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, बट लिखोगे तो ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। क्या ये समझ आ गया, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? टॉपिक तो हमने शुरू भी नहीं करा बेटा अभी। क्या इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? प्लीज प्लीज बताइए, फटाफट से बता बोलिए। तो चलो फिर नोट करो इसको, नालायक को। पार्ट, देखो जी, जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि डिटर्मिनेंट्स का बेसिक सिचुएशन क्या होता है बेटा। एज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना कुछ चीजें एज्यूम करी जाती हैं। आपने सुना होगा बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना। तो यहाँ पर हम ना कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं। जनरली क्या होता है ना, मैक्रो इकोनॉमिक को बोलते हैं रियलिस्टिक इकोनॉमिक्स। ये कुछ रियल बेसिक रियल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है बेटा, इट्स कॉल्ड रियलिस्टिक इकोनॉमिक्स। बट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना बच्चे, ये होती है अजम्पशन बेस्ड इकोनॉमिक। अभी प्रूफ करते हैं सर अजम्पशन बेस्ड इकोनॉमिक क्या है, इसका बेसिक सिचुएशन क्या है, राइट। कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा क्या होता है ना, जब मैं माइक्रो इकोनॉमी पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। वो कहता है सर ये क्या हो रहा है, हम प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ देखते नहीं है, राइट, ये हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। क्योंकि बेटा आप जब आप थ्योरेटिकली चीजों को पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहां पर कंप्लीट प्रैक्टिकल सिनेरियो तो वैसे भी नहीं होता। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आप, या आप पढ़ेंगे आगे चल के, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अजम्पशन बेस्ड होते हैं। अजम्पशन मतलब यू आर अज्यूमिंग द थिंग्स, ऐसा हो सकता है। सर कैसे, मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। सर एक गुड्स है, गुड एक्स,
मार्केट में इसका प्राइस है 80 रुपीज का। भाई साहब मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको। नारियल के प्रोडक्ट होता था, नारियल, नारियल पानी जब हम पीते थे, आज से कुछ टाइम पहले इनकी कीमत हुआ करती थी 30 रुपए या 40 रुपए। ठीक है सर, आज की डेट में इनके प्राइस में इतना खतरनाक एक्सपोनेंशियल आया, बिल्कुल 100% मार्केट में प्राइस अप हो गया। और ये आज मार्केट में मिल रहे हैं 70 रुपीज या फिर 80 रुपीज। तो ये तो सर प्राइस बढ़ गया। हाँ, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्राइस बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। आपने पढ़ा होगा बचपन में लॉ ऑफ डिमांड, याद है आपको लॉ ऑफ डिमांड? जिस भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है उसके लिए उसकी डिमांड कम हो जाती है। बट सर मान लेते हैं ना, यहाँ पे प्राइस बढ़ गया था, बट मेरी इनकम जो पहले 50,000 हुआ करती थी वो आज बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई। सर प्राइस तो बढ़ा, साथ के साथ मेरी इनकम भी क्या हो गई बच्चे, बढ़ गई। तो यार मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अबे नारियल पानी 40 का मिले, 80 का मिले, मेरी इनकम बढ़ गई है, तो क्या मैं यहाँ पर भी इसको परचेस करूंगा? फिर कहाँ फर्क पड़ा डिमांड? कुछ फर्क पड़ा? प्राइस के बढ़ने से मैं डिमांड तब भी उतनी कर रहा था, आज भी उतनी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम सफिशिएंट है। तो सर ये कैसे, लॉ ऑफ डिमांड तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। इसीलिए बेटा यहाँ पर इसको बोला जाता है अजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। क्या बोला जाता है? अजम्पशन। तो हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कुछ बातें। क्या करेंगे बच्चे? कुछ बातें अज्यूम करेंगे। मैं बोलूंगा भैया सुनो, हेलो सुनो 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 सुनो, यानी कि जब मैं, हमारे पास 7 फैक्टर्स हमने पढ़े ना अभी हमने क्या पढ़े, 7 फैक्टर पढ़े, जिसमें से मान लो जब मैं ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे बच्चे प्लीज। जब हम ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी को डिस्कस कर रहे होंगे, इसका मतलब सर इस टाइम पे जो बाकी के अदर फैक्टर्स हैं, क्या है बच्चे, बाकी के जो अदर फैक्टर कितने बच गए जनरली? 6। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहती है, सुनो भैया, जब आप ये पढ़ रहे होंगे ना ये वाला पॉइंट, तो इन पॉइंट्स को आप क्या मान लेना, अज्यूम कांस्टेंट। इसका मतलब सर प्रैक्टिकली भले आपकी इनकम बढ़ रही हो, बट आप क्या मान के चलेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, तब जाके बेटा ये सिचुएशन एप्लीकेबल होगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है सर, सीधी सी बात है सर, जब मैं किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी के सारे फैक्टर मेरे लेके हो जाएंगे बेटा, कांस्टेंट हो जाएंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देयर इज नो एनी चेंजेस इन अदर फैक्टर। ठीक है, तब जाके बेटा हम सारे फैक्टर्स के जो सिचुएशंस है वो पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा इस पर्टिकुलर थिंग को एज्यूम करके चलती है कि जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स उसके साथ कुछ क्या होंगे बेटा, अजम्पशन होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपको याद है, थोड़ा याद है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये जितने भी लॉज आपने पढ़े, या मार्केट इक्विलिब्रियम निकालते वक्त भी बेटा हमारी कुछ अजम्पशन थी, याद है? हाँ जी, याद है आपको? These are some assumptions। बिना assumption के तो काम चलेगा नहीं भैया। assumption अगर आप नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा काम। आपके जो लॉस बन रखे हैं, इसमें जो थ्योरीज बन रखी हैं, दीज थ्योरीज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द assumption। तो इसलिए बेटा यहाँ पर मैं अभी जितने भी आपको फैक्टर पढ़ाऊंगा, तो उसका मतलब ये समझ लेना, जब मैं एक फैक्टर को पढ़ा रहा हूँ बाकी सारे फैक्टर के कांस्टेंट, तो मुझसे ये मत बोलना कि सर आपने बोला प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो गई है, सर मेरी इनकम बढ़ गई है, आप क्या करूं? या आप बोलोगे मार्केट में कोई दूसरा गुड्स आ गया। मैं कहा भैया सुन ले, पहले ध्यान से सुन ले, कि जब मैं आपको ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी पढ़ा रहा हूँ बच्चे, तो बाकी के सारे फैक्टर के बारे में मेरे से कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो अपने दिमाग में पहले तो इस बात को डाल लीजिए। वंस आपने ये समझ लिया कि दिस इज अजम्पशन, देन उसके बाद बेटा देखो आपको कितना अच्छे से समझ में आती है सारी चीजें। फिर कंफ्यूजन की जड़ी खत्म हो गई ना। हमारे इस दिमाग में सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि यार जब ये चेंज हो, क्योंकि देखो ना, जब बच्चा नया नया किसी पर्टिकुलर चीजों को पढ़ रहा होता है, तो उसके माइंड में डाउट आते आते हैं, वो सोचता है टीचर पागल हो गया है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हो? नहीं बेटा, तो देर इज अ सिचुएशन, मैं वो कंफ्यूजन पहले ही दूर करना चाहता हूँ ताकि आप मेरे को पागल ना समझे। ठीक है, आपके माइंड में फालतू के डाउट्स क्रिएट ना हो। समझ रहे हो? तो दैट्स व्हाई बेटा आई एम क्लियरली स्टेटिंग दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक कंडीशन होती है बेटा, हम हर चीज को अज्यूम करके चलते हैं। जो भी हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, दिस इज कंप्लीट बेस्ड ऑन अजम्पशन। अगर अजम्पशन को आप फुलफिल नहीं करोगे, देन वो पॉइंट आपका चलेगा ही नहीं, कंटिन्यू ही नहीं चलेगा, वो टॉपिक आपको समझ में ही नहीं आएगा। समझे? हाँ जी बेटा बोले प्लीज।
इस पर्टिकुलर पॉइंट को ना नोट कर लेना और इसको नोट कर लो और लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी कंफ्यूजन की जड़ को खत्म करेगा। चलो फटाफट नोट करो इसको। अब मुझे बता दो सबके समझ आ गया।